मेरे भीतर घुसते ही उसने मुझे दबोच लिया और मेरे से पूछने लगा कि मैं फ्लैट छोड़कर इस होटल में क्यों क्यों आ गई थी। मेरे उत्तर देने से पहले ही वह बोल उठा कि ज़रूर मुझे माल मिल गया है और मैं उन लोगों से बचने के लिए इस होटल में आ गई थी। मैंने इनकार कर दिया तो और वह फफक कर रो पड़ी। सुनील उलझनपूर्ण मुद्रा बनाए उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। सुधा कुछ क्षण सुनील के साथ लगी सिसकती रही और फिर चुप हो गई। फिर फिर पहले तो उसने मेरे सामान की तलाशी ली, मेरे कपड़ों की और सूटकेसों की धज्जियां उड़ा दी और जब उसे उनमें से कुछ नहीं मिला तो उसने मुझे मारा, मेरे बाल नोच डाले और सुधा के चेहरे पर गहन आतंक के भाव छा गए। ये देखो, वह बोली। उसने अपने कंधों के आसपास लिपटे साड़ी के पल्ले को सरका दिया। सुनील ने देखा, उसका ब्लाउज यूं फटा हुआ था जैसे गिरेबान में हाथ डालकर खींच लिया गया हो। उसके अनावृत वक्ष दो स्थानों पर चिमुड़े उसके अनावृत वक्ष दो स्थानों पर चमड़ी बुरी तरह झुलसी हुई थी। ये क्या हुआ? सुनील ने विचलित स्वर में पूछा। उसने यहाँ जलती हुई सिगरेट लगा दी थी। सुनील एकदम उठ खड़ा हुआ। शैतान, उसके मुंह से निकला। सुधा ने साड़ी का पल्ला और फिर अपने आसपास लपेट लिया। उसके हाथ में एक हैंडबैग था। सुनील बोला। वह तुम्हारा था? हाँ, हैंडबैग पर उसकी नज़र बाद में पड़ी थी। उस समय शायद तुम आ गए थे और वह हैंडबैग को साथ ही ले गया है। लेकिन वह भागा किधर से? खिड़की के रास्ते। सुधा, तुम पुलिस को फ़ोन करके सारी घटना की सूचना दे दो और साथ ही मैनेजर को भी बता दो। नहीं, सुधा धीरे से बोली। क्या? सुनील हैरान हो उठा। मैं पुलिस को रिपोर्ट नहीं करूँगी। क्यों? वह कहता था कि अगर मैंने इस विषय में अपनी जुबान खोली तो वह मुझे गोली से उड़ा देगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो सुनील? वह कभी भी कहीं भी मुझ तक पहुंच सकता है। अगर मैंने उसकी चेतावनी नहीं मानी तो वह सच में ही मुझे जान से मार डालेगा। वह इस वह इस बुरी तरह से तुम्हें टॉर्चर करता रहे। सुनील उसके बख्श की ओर संकेत करता हुआ बोला। ये पसंद है तुम्हें? सुधा चुप रही। इस टूटे हुए द्वार के विषय में क्या सफाई दोगी? मैं मैनेजर से कह दूंगी कि मेरी अनुपस्थिति में द्वार तोड़कर भीतर घुस गया था और मैनेजर ये सफाई स्वीकार कर लेगा। सुनील, वो बेबसी भरे स्वर में बोली। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? मुझे इन हत्यारों से बचाओ, कत्ल कर दूं उन्हें। सुधा चुप हो गई। मैं अभी थोड़ी देर में फ्लैट पर आता हूँ। मैं थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। पुलिस को कहीं पुलिस को नहीं तो कम से कम कर्नल पिंगलो को तो इसकी सूचना दे दो। शायद वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। तुम जा कहाँ रहे हो? लौट कर बताऊंगा। सुनील बाहर निकल गया। वह लंबे डग भरता हुआ 427 नंबर कमरे के सामने पहुंचा और दौर खटखटा दिया। 427 नंबर कमरा सुधा के कमरे से पांचवा था। कम इन, भीतर से आवाज आई। सुनील द्वार खोलकर भीतर घुस गया। भीतर गंजा, जीवन, तिवारी और तीसरा आदमी जिसका नाम सुधा ने मोहनलाल बताया था, तीनों ही मौजूद थे। गुड इवनिंग जेंटलमैन, सुनील बोला। उसने लापरवाही से द्वार बंद किया और फिर लंबे डग भरता हुआ उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या हरकत हुई? जीवन विचित्र स्वर में बोला। उत्तर देने के स्थान पर सुनील ने जेब से एक सिगरेट निकाला, उसे सुलगाया और फिर गहरा कश लिया। फिर हवा में धुआं के गोला उलगता हुआ बोला। मुझे पहचाना नहीं गंजे भाई? जीवन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। अभी यही सुधा के कमरे में आया था। तिवारी पहले ही बोल उठा। और सुबह भी सुधा के फ्लैट में मैंने इसे ही घुसते देखा था। कौन हो तुम? जीवन ने तीव्र स्वर में पूछा। इतनी जल्दी भूल गए? शायद तुम जिसे रिवॉल्वर दिखाते हो उसकी सूरत याद नहीं रखते। ओह, जीवन को एकदम याद आ गया। कल रात चौधरी की लाश के पास तुम थे। यह गुस्ताखी मुझसे ही हुई थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम लोगों के सुंदर मुखड़े देखने के लिए। लेकिन पता कैसे चला कि हम यहाँ आए? तुम तो प्यारे लाल, सुनील तिवारी की ओर मुड़कर बोला, शायद पिछले जन्म में लंगूर थे। क्या सफाई से खिड़कियों के प्रोजेक्शन फांदे थे? तिवारी एकदम उछल कर खड़ा हो गया। उस
उसने जेब में से रिवॉल्वर निकाल लिया। जान से मार दूंगा, वह दांत पीस कर बोला। तिवारी ठीक कह रहा है, जीवन बोला। अगर इसने मुझे जान से मार डाला तो तुम्हें ये कौन बताएगा कि तिवारी ने माल कहाँ रखा है? जीवन और मोहनलाल एकदम चौंक पड़े। उस उनकी संदिग्ध दृष्टि तिवारी को घूम गई। बकता है हरामजादा, तिवारी ने मुंह बिगाड़ कर बोला। तिवारी, रिवॉल्वर जेब में रख लो, जीवन बोला। ये होटल है, जंगल नहीं। तिवारी ने अनमने मन से रिवॉल्वर जेब में रख लिया। तुम किस माल की जिक्र कर रहे थे? जीवन ने सुनील से पूछा। ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? बता दो, क्या अर्ज है? वही 20 लाख का माल जो चौधरी ले उड़ा था, जिसके खातिर तुम सुधा के पीछे पड़े हुए हो। तुम इस मामले में क्या जानते हो? वही जो तुम जानते हो। जीवन चुप हो गया। तिवारी अपार विरक्ति का भाव प्रकट करता हुआ मुंह फेरे बैठा था। मोहनलाल अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। तुम हो कौन? जीवन बोला। अब्दुल रहमान। बकवास बंद करो, जीवन फिर बोला। और मतलब की बात करो, वरना गला दबा दूंगा। देखो गंजे भाई, सुनील गंभीर स्वर में बोला, कल तुमने मुझे रिवॉल्वर से धमका कर भगा दिया था। इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं कि मैं तुम लोगों से डर गया हूँ। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। सिर्फ तुम इतना जान लो कि मैं भी उसी राह कर आई हूँ जिसके तुम लोग हो। अंतर केवल इतना है कि माल की तलाश का जो ढंग तुम लोग अपना रहे हो, उसके कारण ना तो मैं सफल पाऊंगा, ना ही तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा। क्या खराबी है हमारे ढंग से? तिवारी तीव्र स्वर में बोला। सुनील ने तिवारी के प्रश्न को अनसुना कर दिया। तुमने तिवारी को अपना सरगना क्यों बनाया हुआ है? उसने जीवन से पूछा। ये तिवारी की राय थी, जीवन। तिवारी फिर बोला, आखिर तुम एक अनजाने आदमी को इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? मैं कहता हूँ, या तो तुम इससे मुझे निपट दो, या तो तुम मुझे निपटने दो, या फिर इसे हाथ मार कर बाहर निकालो यहाँ से। तुम थोड़ी देर अपनी चोंच बंद रखो तिवारी, जीवन क्रुद्ध स्वर से बोला। तिवारी बल खाकर चुप हो गया। ये तिवारी की राय थी कि हम तीनों आदमी इकट्ठा सुधा पर टूट पड़े। जीवन बोला, सबसे अच्छा यह है कि एक आदमी काम करे और उसे सपोर्ट दें। और वह काम करने वाला एक आदमी तिवारी चुना गया। हाँ, ताकि अगर माल इसके हाथ में आ जाए और इसे अकेला ही हजम कर जाए तो किसी के कान पर जू भी ना रहेंगे। तिवारी एकदम सुनील पर झपटा, लेकिन मोहनलाल ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। तिवारी, जीवन गरजा, चुपचाप बैठो। कि तुम बार बार मुझ पर गरज क्यों रहे हो? तिवारी चिल्लाया। मैं इस आदमी की बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। तो तुम सुनो, मैं चला। तिवारी द्वार की ओर बढ़ता हुआ बोला। तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगे? जीवन कठोर स्वर में बोला। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। जीवन उठकर उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर है तिवारी, और मेरे हाथ खाली हैं। अगर हौसला हो तो मुझ पर गोली चला कर दिखाओ। तिवारी नर्वस हो उठा। उसका हाथ जेब में रखे रिवॉल्वर की मूठ पर जा कर पड़ा, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकला। ये सब पकेड़ तुम उस आदमी के खातिर खड़ा कर रहे हो जिसका तुम नाम तक नहीं जानते। तिवारी उखड़े स्वर में बोला। मुझे नहीं मालूम मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन माल छुपा कर जो चोट वह चौधरी का बच्चा में दे गया, उसके कारण मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं किसी का विरोध सहन कर सकूं। और मुझे आशा भी नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। जीवन, तिवारी धीरे से बोला, ये सब इस आदमी के कारण हुआ है। इसकी बातों से मुझे जूझ आ गया। तुम इसकी परवाह मत करो, इसे मैं समझ लूंगा। तिवारी चुपचाप वापस आकर बैठ गया। सुनीली मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। तीनों में एक दूसरे के प्रति संदेह का बीजारोपण तो उसने कर ही दिया था। तुम क्या कह रहे थे तिवारी के बारे में? अभी जब तिवारी खिड़की के रास्ते सुधा के कमरे से निकला था तो उसके हाथ में एक हैंडबैग था। वह कहाँ गया? जीवन ने प्रश्न सूचक दृष्टि तिवारी की ओर उठ गई। जीवन की प्रश्न सूचक दृष्टि तिवारी की ओर उठ गई। तिवारी नर्वस हो उठा। तुम सुधा के कमरे से कोई बैग लाए थे? जीवन ने तिवारी से पूछा। हाँ हाँ, तिवारी नर्वस स्वर में बोला। कहाँ है भाई? वह खिड़की से कूदते समय मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। तुम उसे उठाने क्यों नहीं गए? मैंने उसे महत्व नहीं दिया था। तिवारी, जीवन बोला। तुम जानते हो कि इस समय तुम कितनी लचर बात कर रहे हो? अगर वह बैग इतना
महत्वहीन था तो तुम उसे सुधा के कमरे से उठाकर ही क्यों लाए थे? उसके सामान में से वही एक चीज़ बाकी रह गई थी जिसकी मैं तलाशी नहीं ले सका था, क्योंकि तभी ये आदमी आ गया था, इसलिए ये बैग मैं साथ ही उठा लाया था। और फिर जब वह तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर गया तो तुमने उसे महत्वहीन समझकर छोड़ दिया। हाँ, क्या मैं इसे सच मान लूँ? भाड़ में जाऊँ। तुम्हारा एकदम उबल पड़ा। सच मानो या ना मानो, लेकिन मैंने किया वही सच है। तुम अकेले माल नहीं पचा सकते तिवारी, मोहनलाल शायद पहली बार बोला। अकेले माल पचाने की मेरी ना अच्छा है ना नीयत है, तिवारी बोला। लेकिन अगर तुम मुझे इस तरह धमकियां देते रहे तो मैं तुम्हें वह माल अकेले पचाकर भी दिखा दूंगा। वाक्य समाप्त होते तिवारी उठा और भड़ाक से द्वार खोलकर गोले की तरह कमरे से बाहर निकल गया। कई क्षण कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मोहनलाल ने उठकर द्वार बंद कर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? जीवन ने चुप्पी तोड़ी। सुनील गंभीर स्वर में बोला। सुधा से तुम्हारे संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे। रोमांटिक हो सकते हैं। वह तुम पर भरोसा करती है? बहुत। माल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या सुधा जानती है कि वह कहाँ है? देखो जीवन, मेरा ख्याल है कि सुधा नहीं जानती कि माल कहाँ है। हालांकि उसने तलाश में कोई कसर न छोड़ी है, लेकिन जहाँ तक सुधा के चरित्र को मैं समझ पाया हूँ वह बेहद चालाक औरत है। अगर उसे माल मिल भी गया होगा तो तुम्हें वह किसी के कान में भनक भी नहीं पड़ने देगी। उसे टॉर्चर करके हाँ कहलवाने का ये जो तरीका तिवारी ने चुना था, तुम उसका परिणाम देख ही चुके हो। वह मर जाएगी लेकिन वह असलियत बककर नहीं देगी। क्या ये संभव है कि माल उसे मिल गया हो और वह सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए चुप्पी साधे बैठी हो? बहुत संभव है। तुम भी उसी माल के पीछे लगे हुए हो? अभी भी ये कहने की ज़रूरत है? और तुम्हें उम्मीद है कि तुम माल हासिल कर लोगे? अगर तुम लोगों की दखलंदाजी चलती रही तो शायद मैं कभी भी सफल ना हो सकूं। तुम्हारे और मेरे काम करने के तरीके में दरअसल फ़र्क बहुत है। तुम उसे धमका कर उसे टॉर्चर करके काम निकालना चाहते हो, जबकि मैं उसका विश्वास जीत कर अपना हल कर हल करना चाहता हूँ। लेकिन हमारी दखलंदाजी से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोगों का एक एक एक्शन उसके मन में ऐसी दहशत पैदा कर देता है कि कई दिन वह और कुछ सोच ही नहीं पाती। मैं वह रोमांटिक पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर पाता जिससे औरत मर्द के आगे अपना दिन निकाल कर रख देती है। तो सुनील, वास्तव में वह माल तो हमारा ही है जो सुधा के पति के हमारे साथ दगाबाजी के कारण हमारे हाथ से निकल गया है। प्रत्येक क्षय उसके लिए हम अपने प्रयत्न को छोड़ देंगे और उस सिलसिले में तुम्हारा भी अहित हो सकता है। बहुत संभव है तुम जान से हाथ धो बैठो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करना स्वीकार करो तो हम तुम्हें बराबर का हिस्सा दे सकते हैं। कितना? 1/3। तिवारी का क्या होगा? उसकी चिंता छोड़ो, उससे मैं आपने बढ़ लूँगा, मुझे मंजूर है। कोई धोखेबाजी नहीं होगी? नहीं। तो फिर मिलाओ हाथ। जीवन ने हाथ बढ़ा दिया। जीवन और मोहनलाल दोनों ने एक साथ उसका हाथ पकड़ लिया। अब हम बैकग्राउंड में ही रहेंगे, काम तुम करोगे। ओके। सुनील उठ खड़ा हुआ। वह लापरवाही से खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांकने लगा। सुधा के कमरे की बत्ती जल रही थी। वह खिड़की से हटने ही वाला था कि एक और चीज पर उसकी नज़र पड़ी। सुधा के कमरे और उस कमरे के बीच के कमरे के प्रोजेक्शन की बगल में एक पानी का पाइप लगा हुआ था। उस पाइप के साथ लगे एक छोटे से कील पर हैंडबैग टंगा हुआ था। वह खिड़की से हट गया। क्या बात थी? जीवन ने पूछा। कुछ नहीं, जरा देख रहा था कि सुधा के कमरे की बत्ती जल रही थी या नहीं। ओ। सुनील सुनील कुछ न बोला। क्या सुधा के फ्लैट की तलाशी दोबारा लेने की ज़रूरत है? मोहनलाल शायद दूसरी बार बोला। फ्लैट की तलाशी तिवारी ने भी ली थी और मेरे कहने पर सुधा ने भी
ली थी, लेकिन फिर भी मैं अपने ढंग से दोबारा तलाशी लेना चाहता हूँ। अगर ताला तोड़ना हो तो मैं साथ दूँ? अगर ताला तोड़ना हो तो मैं साथ दूँ? नहीं, मेरे पास चाबी है। सुनील जेब ने चाबी निकाल कर दिखाता हुआ बोला। कहाँ से आई? सुधा ने दी। जीवन और मोहनलाल दोनों प्रभावित दिखाई देने लगे। सुनील लापरवाही से चलता हुआ द्वार के पास पहुंचा। उसने द्वार खोल दिया। बाहर की ओर द्वार के साथ कान सटाए सुधा खड़ी थी। द्वार खुलते ही वह हड़बड़ा गई और फिर एकदम वहां से अपने कमरे की ओर भाग गई। सुनील ने द्वार बंद कर दिया। मोहनलाल या जीवन की नज़र सुधा पर नहीं पड़ी थी। मैं चलता हूँ, सुनील बोला। ओके। सुनील ने दोबारा द्वार खोला और बाहर निकल आया। उसने अपने पीछे द्वार बंद कर दिया। वह लंबे डगमगाता हुआ सुधा के कमरे की ओर बढ़ा। सुधा के कमरे का द्वार अभी बंद किया जा रहा था। वह भीतर घुस गया। तुम वहां क्या कर रही थी? सुनील ने तीव्र स्वर में पूछा। तुम लोगों की बातें सुन रही थी। क्या सुना तुमने? बहुत कुछ। कुछ समझ में आया? बहुत कुछ। क्या? ये कि तुम और वे लोग एक ही थैले की चट्टे बट्टे हो। वे लोग मुझे धमकाकर काम कर निकालना चाहते हैं और तुम रोमांटिक अप्रोच ले रहे हो। पागल मत बनो, सुनील बोला। मैंने जो कुछ मैंने उनसे कहा वह केवल इसलिए था कि वह तुम्हारा पीछा छोड़ दें, वरना वो तुम्हें टॉर्चर करके मार देते। अच्छा? सुधा व्यंग्यपूर्ण समय बोली। तुम्हें शक है मुझ पर? सुनील जल कर बोला। नहीं तो फिर क्या? कुछ भी नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी सुनील डियर। और वह सुनील की ओर देखकर बड़े उत्तेजक ढंग से मुस्कुरा दे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों में दिखाई देने वाले भय पर पर्दा न डाल सकी। जब तिवारी कमरे से बाहर निकला था उस समय तुम कहाँ थे? सुनील ने क्षण भर रुक कर पूछा। उस समय भी मैं वहीं द्वार के पास खड़ी तुम्हारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही मुझे आभास हो गया था कि वह द्वार की ओर बढ़ रहा था। इसलिए उस समय मैं अलग हट गई थी। वह भी क्रोध से बिफरा हुआ बिना मुझ पर नजर डाले मेरी बगल में से गुजर गया था। सुनील बिना उसकी ओर दोबारा देखे बाहर निकल आया। वह नीचे रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा। मुझे एक कमरा चाहिए, वह क्लर्क से बोला। जरूर लीजिए। आपका सामान कहाँ है? क्लॉक रूम में। अभी ले आऊँगा। बेहतर, मैं आपको 421 नंबर दे रहा हूँ। सुनील ने एक झूठा पता लिखवाया, एडवांस पेमेंट की और कमरे की चाबी लेकर होटल से बाहर निकल आया। वह घूमकर उस कमरे के नीचे पहुंचा जिसके पाइप के साथ उसने हैंडबैग टंगा देखा था। हैंडबैग गायब था। वह वापस होटल में घुस गया। मैं टेलीफोन करना चाहता हूँ, रिसेप्शन काउंटर पर आकर बोला। शौक से कीजिए, क्लर्क उसकी ओर फोन सरकाते हुआ बोला। सुनील ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी ओर से ऑपरेटर की आवाज़ सुनते हुए बोला, रूम 422 प्लीज़। जस्ट होल्ड ऑन, ऑपरेटर्स मधुर स्वर में बोली। सुनील रिसीवर कान से लगा खड़ा रहा। प्लीज़ स्पीक ऑन। कुछ क्षण बाद ऑपरेटर का स्वर सुनाई दिया। हेलो, वह माउथपीस में बोला। यस, दूसरी ओर से सुधा का स्वर सुनाई दिया। सुधा, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मैं नीचे लॉबी में खड़ा हूँ, तुम फौरन नीचे आ जाओ। लेकिन क्यों? सुधा का आश्चर्य भरा स्वर सुनाई दिया। यूथ क्लब के प्रोग्राम वाली बात भूल गई क्या? ओह वह सुनील, अब मूड नहीं है। अरे आ भी जाओ ना, सुनील अनुनयपूर्ण स्वर में बोला। सुनील प्लीज़। देखो, अगर तुम यूं ही बहाने बनाती रहोगे तो मैं ऊपर लेने आ रहा हूँ। सुनील, नथिंग डूइंग। तुम चलो तो सही, मैं कहता हूँ कि तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। अच्छा? वह अनमने स्वर से बोली। मैं आ रही हूँ। गुड गर्ल, सुनील जोश भरे स्वर में बोला। जल्दी ही आ जाओ, ज़्यादा इंतजार मत करवाना। ओके, सुनील ने रिसीवर रख दिया। यूथ क्लब दुल्हन की तरह सजा हुआ था, विशेष रूप से उस रात के लिए आमंत्रित रूबी जोन का 12 पीस वाला ऑर्केस्ट्रा वातावरण में ओरिएंटल संगीत की स्वर लहरियाँ प्रवाहित कर रहा था। मेन हॉल में नए साल की रात जैसा हंगामा था। एक कोने में एक मेज पर एक बर्फ से भरा टब रखा था, जिसमें शैंपेन की कई बोतलें दबी हुई थीं।
वेटर शैंपेन सर्व कर रहे थे। भीड़ भाड़ में सुनील को रमाकांत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुधा बेहद गहरे मेकअप में थी। उसका परिधान पहनने का ढंग इतना उत्तेजक था कि लोगों की नज़र अनायास ही उस पर उसकी ओर उड़ जाती थी। उसने बेहद लो कट का ब्लाउज पहना हुआ था, जिसमें से उसके वक्ष का आधे से अधिक भाग दिखाई दे रहा था। सिगरेट के जले के निशानों को उसने बड़ी होशियारी से पाउडर के परतों के नीचे ढक लिया था। उसने साड़ी अपने शरीर के चारों ओर इतनी कसकर लपेटी हुई थी कि वह शरीर का उसके शरीर का एक एक कटा विद्रोह सा कर रहा था। कमर पर साड़ी बांधने का ढंग ऐसा था कि नाभि के आसपास बहुत बड़ा भाग दिखाई दे रहा था। कृत्रिम प्रकाश में वह फिल्म अभिनेत्रियों की तरह चमकदार लग रही थी। हे भगवान, ये प्रमिला न हो। हे भगवान, ये प्रमिला न हो। सुनील एक ही वाक्य मन ही मन गर्दान की तरह दोहराया जा रहा था। उसी क्षण एक युवक सुधा के समीप आया। मैं आई। वह सिर को तंग झुकाकर उसे डांस के लिए आमंत्रित करते हुए बोला, नॉट येट, एक्सक्यूज मी। सुधा मुस्कुराकर उसका आमंत्रण अस्वीकार करती हुई बोली, नेवर माइंड। वह युवक किसी आकर बोला वहां से हट गया। वहां भी सुनील को रमाकांत दिखाई नहीं दिया। कई जोड़े डांस फ्लोर पर बाहों में बाहें फंसाए थिरक रहे थे। सुनील फ्लोर के आसपास घूमने लगा। उसका हाथ सुधा की अनावृत कमर से लिपटा हुआ था। वह सुधा के शरीर का काफी भार अपने बाएं कंधे पर महसूस कर रहा था। सुधा के शरीर से निकलती हुई सौंदर्य प्रसाधनों की भीनी भीनी खुशबू उसकी चेतना पर छाए जा रही थी। ओह लवली, ओह लवली शी इज। डांस फ्लोर के आसपास बिखरी मेजों पर बैठे लोगों में से एक आदमी सुधा को लक्ष्य करके बोला, डोंट बी पार्शल, एक तरफा बात मत करो। वह आदमी के साथ बैठी हुई महिला बोली, नोट शी अलोन, ही टू। सुनील सुधा के साथ जल्दी आगे बढ़ गया। उसी समय ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया। औपचारिकता के रूम में तालियां बजी और नृत्य करने वाले वापस अपने मेजों पर लौटने लगे। उसी समय ऑर्केस्ट्रा वाले प्लेटफॉर्म पर हाथ में पोर्टेबल माइक लिए सुनील को रमाकांत दिखाई दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, रमाकांत कह रहा था, नाउ आई प्रेजेंट बिफोर यू द फिफ्थ फाइनल राउंड ऑफ द tonight's twist competition. The names of the finalists are। और रमाकांत ने नामों की एक लिस्ट पढ़ दी। अगले ही क्षण साज फिर बज उठे। पाश्चात्य संगीत की 100 लहरियां फूट पड़ी। 4 जोड़े फ्लोर पर थिरकने लगे। बाकी लोग एक भारी भीड़ की सूरत में उन्हें घिरे हुए थे। सुनील सुधा को साथ लिए धीरे धीरे भीड़ में ही रास्ता बनाते हुए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगा, जहां भी रमाकांत खड़ा था। नृत्य की गति साजों की धुन के साथ तीव्र होती जा रही थी। प्लेटफॉर्म के नीचे पहुंचकर सुनील ने रमाकांत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा की, लेकिन रमाकांत को तो जैसे होश ही नहीं था। हताश होकर सुनील ने प्रयत्न करना छोड़ दिया और नृत्य समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद ऑर्केस्ट्रा की स्वर लहरियां और अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर एकदम बंद हो गई। हाल फिर तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रमाकांत प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आया। रमाकांत, सुनील ने उसे आवाज दी। अरे सुनील, वह उसे देखकर बोला, प्लीज यहीं ठहरना, अभी आता हूं। और उससे पहले कि सुनील दोबारा बोलता, वह भीड़ में विलीन हो गया। अगले ही क्षण वह एक युवक और युवती हाथ पकड़े भीड़ में से निकला और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, द winners of the tonight twist competition are मिस्टर खन्ना एंड मिस बारबरा। तालियां फिर गूंज उठी। युवक और युवती ने झुककर सबका अभिवादन किया। पुरस्कार के रूम में इन्हें 15 दिन का श्रीनगर का फ्री ट्रिप ऑफर किया जाता है। मैं यूथ क्लब की ओर से इन्हें बधाई देता हूँ। रमाकांत ने बारी बारी से दोनों से हाथ मिलाया और फिर मुस्कुराता हुआ स्टेज के नीचे उतर गया। तुम कब आए? वह सुनील के समीप आकर बोला। पहले इनसे मिलो। सुनील सुधा की ओर संकेत करते हुए बोला, ये सुधा है और सुधा ये रमाकांत है, मेरा मित्र। प्लीज टू मीट यू।
सुधा रमाकांत की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, द प्लेजर इज इंटायरली माइन मैडम। रमाकांत झुकाकर उसका हाथ थामता हुआ बोला, सुनील के मेरे मित्र हैं। रमाकांत ने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ दिया। तशरीफ लाइए। रमाकांत उसका निर्देशन करता हुआ बोला। तीनों एक खाली मेज पर जा बैठे। फौरन एक वेटर शैंपेन के 3 गिलास टेबल पर रख गया। चीयर्स। रमाकांत अपना गिलास उठाकर बोला। उसने एक ही घूंट में गिलास का 1/3 पैक खाली कर दिया। चीयर्स। रमाकांत अपना गिलास उठाकर बोला। उसने एक ही घूंट गिलास 1/3 पैक खाली कर दिया। सुधा ने केवल एक हल्के से चुस्के लिए। रमाकांत, सुनील बोला, तुम भी तो ट्विस्ट के मास्टर हो। उसने कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लिया? इस कंपटीशन का आयोजन यूथ क्लब की ओर से किया गया है। रमाकांत बोला, मान लो अगर मैं जीत जाता तो क्या ये अच्छा ही लगता कि मैं अपना घोषित किया हुआ पुरस्कार अपने पास रख लेता? सुधा हंस पड़ी। अच्छा। सुनील एक क्षण रुका और रुक कर बोला, वह मेरा पार्सल आ गया है। पार्सल? रमाकांत हैरान हो उठा। पार्सल कौन सा? उसी समय मेज के नीचे सुनील के पांव की ओर एक ठोकर रमाकांत के घुटने पर पड़ी। अच्छा, वह पार्सल? रमाकांत बोला, वह जो बेंगलोर से आने वाला था। हाँ, वह तो आया रखा है। अभी दे अभी दे दो मुझे। चलो। रमाकांत उठता हुआ बोला। एक्सक्यूज मी सुधा। सुनील उठता हुआ बोला, मैं अभी आया। ओके बाय मी। सुधा शैंपेन की ओर चुस्की लेती हुई बोली। सुनील और रमाकांत डांस फ्लोर की ओर चल दिए। कहाँ? रमाकांत ने पूछा। अपने ऑफिस में या अपने कमरे में? चलो। ऑफिस में ही चलो। वैसे रमाकांत, तुम अकेले की दुश्मनी। सुनील रमाकांत के ऑफिस की ओर बढ़ता हुआ बोला। यार, मेरा दिमाग ट्विस्ट की ओर लगा हुआ था, इसलिए तुम्हारा इशारा समझ नहीं पाया। खैर। दोनों रमाकांत के ऑफिस में आ गए। रमाकांत ने द्वार भीतर से बंद कर लिया। उसने जेब से 4 मीनार का एक सिगरेट निकाला। सुनील ने भी अपना लकी स्ट्राइक का सिगरेट निकाला। दोनों एक ही माचिस से सिगरेट सुलगाए। शाम से सिगरेट नहीं पिया। रमाकांत बोला। वह सुधा कौन है? ये मृत चौधरी की पत्नी है। बड़ी हसीन है। मुझे भी दिखाई देती है। इसे साथ साथ क्यों लिए फिर रहे हो? यार, मुझे मुझे यूं लग रहा है कि वह 20 लाख का माल इसके हाथ लग चुका है और वह मुझे और चौधरी के बाकी साथियों को बेवकूफ़ बना रही है। मेरे पास इसके फ्लैट की चाबी है। मैं इसके फ्लैट की और इसके होटल के कमरे की अपने ढंग से तलाशी लेना चाहता हूँ। कुछ घंटे पहले चौधरी का एक साथी इसके कमरे में से एक बैग ले उड़ा था। अगर माल उसमें नहीं था तो शायद मेरी ली हुई तलाशी से कोई नतीजा निकल आए। बहरहाल, माल मिले ना मिले, जब जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए, मैं इसे दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहता। तुम्हारी माल से क्या इतनी दिलचस्पी है? दिलचस्पी नहीं, केवल उत्सुकता है। मैं केवल देखना चाहता हूँ कि माल छिपाने के मामले में चौधरी से कितनी अक्लमंद का परिचय मैं देखना चाहता हूँ कि माल छिपाने के मामले में चौधरी ने कितनी अक्लमंदी का परिचय दिया है। पुलिस। रमाकांत मुंह बिगाड़ कर बोला। पुलिस ही सही, लेकिन कल सुबह से तुम एक आदमी स्थायी रूप से सुधा के पीछे लगा दो। आदमी को सुधा की शक्ल अभी दिखा दो। वैसे एक स्विस होटल में 422 नंबर कमरे में वह रह रही है। मैं जौहरी से कह दूंगा। लेकिन आज रात इसकी निगरानी कौन करेगा? मैंने होटल में उसकी बगल का कमरा किराए पर लिया है। मेरा कमरा 421 नंबर है। तुम वहाँ मेरे नाम का थोड़ा बहुत सामान भिजवा दो, वरना होटल वाले संदेह करेंगे। अच्छा। और रिपोर्ट क्या है? पहले हरिचंद की बात सुनो। हरिचंद एक मामूली आदमी है। एक कारखाने में काम करता है। वह 13 तारीख से पहले उसने चौधरी की सूरत भी नहीं देखी थी। तो फिर वह चौधरी के संपर्क में कैसे आया?
बता रहा हूँ, तुम बीच में मत टोको। अच्छा, 13 तारीख की सुबह हरिचंद का चौधरी की कार से एक्सीडेंट हो गया था। गलती दोनों की ही थी। चौधरी बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और हरिचंद पिछली रात का जागा होने के कारण बेहद लापरवाही से सड़क पार कर रहा था। हरिचंद की टांग की हड्डी टूट गई थी, कुछ मामूली चोटें आई थी। चौधरी उसे उठाकर डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम में ले आया था और उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़वा दिया था। उसके जख्मों वगैरह की ड्रेसिंग करवा दी थी। हमने नर्सिंग होम से पता कर लिया है, चौधरी की जेब से निकला मेडिकल बिल हरिचंद के इलाज का ही था। बाद में चौधरी उसे उसकी खोली में छोड़ कर आया था, बस। और चौधरी ने हरिचंद से कहा था कि वह प्लास्टर खुलने की तारीख को फिर आएगा और हरिचंद को फिर डॉक्टर के पास ले जाएगा। ये बात उसने विशेष रूप से कही थी कि हरिचंद को हरगिज भी प्लास्टर खुलवाने नहीं जाना था, क्योंकि अगर प्लास्टर किसी अनाड़ी आदमी ने खोला या जरा सी भी असावधानी हो गई तो वह टांग से हाथ धो बैठेगा। उसके बाद चौधरी हरिचंद से नहीं मिला। नहीं, उसे मौका ही कहाँ मिला। शाम को तो चौधरी खुद मारा गया। मतलब यह है कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि चौधरी 20 लाख का माल हरिचंद के पास छोड़ गया हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। एक नितांत अपरिचित के पास इतना माल छोड़ने से तो अच्छा है कि वह अपने साथियों के साथ बंटवारा ही कर लेता। लेकिन रमाकांत, ये बात समझ में नहीं आती क्या? चौधरी एक दुर्दांत अपराधी था, उससे भी ज़्यादा भयानक उसके साथी थे। ऐसा आदमी इतना दयावान कैसे हो सकता है कि एक आदमी को कार के नीचे दे देने के बाद वहां से भाग खड़ा होने के स्थान पर उसे उठाकर डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम जैसे महंगे स्थान पर ले जाए और उसके इलाज के बाद उसे घर भी छोड़ कर आए। बात तो कुछ अटपटी सी लगती है, लेकिन तुम जानते हो इंसान कई बार किन्हीं अज्ञात भावनाओं से प्रेरित होकर अपने स्वभाव के एकदम विपरीत बड़े विलक्षण कार्य कर देता है। ये सब फिलॉसफी है। सीधी बात तो यह है कि चौधरी के उस एक्शन में जरूर कोई उसका स्वार्थ था। सारी घटना तुम्हारे सामने है, इसमें तुम्हें क्या स्वार्थ दिखाई देता है इसका? कुछ भी नहीं, सुनील ने स्वीकार किया। खैर तुम आगे सुनो। हाँ, जौहरी और दिनकर ने सुधा का पीछा किया था। सुधा लिटन रोड के 8 नंबर इमारत में गई थी। वह लगभग आधा घंटा भीतर रही थी और फिर वापस अपने फ्लैट पर आ गई थी। वापस भी वही कार छोड़ने आई थी जो उसे लेकर गई थी। और ये कि RMR 9431 नंबर की किसी कार का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि चौधरी के साथियों ने अपनी कार पर जाली नंबर की प्लेट लगा रखी थी और नंबर भी ऐसा चुना था जो अभी तक किसी भी कार को नहीं मिला है। खैर, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इस नंबर के सहारे मैं जिन लोगों तक पहुंचना चाहता था वो मुझे वैसे ही मिल गए हैं। कहाँ? स्विस होटल में। और प्यारेलाल, अब मैं 1/3 की साझेदारी में उसके साथ काम कर रहा हूँ। सुनील, तुम किसी दिन जेल में जाओगे। रमाकांत हंसाए स्वर में बोला। तो फिर क्या हुआ? जाऊंगा तो मुझे कौन सा कोई रोने वाला बैठा है? जेल तो क्या, मैं अगर फांसी भी चढ़ जाऊं तो भी किसी की सेहत पर कोई असर होने वाला नहीं है। शट अप यू स्वाइन, रमाकांत भावुक स्वर में बोला। ऑल राइट, और हमारे मजाक का क्या हुआ? कौन सा मजाक? कर्नल पिंगले की गाड़ी की नकली नंबर वाला RL 2124 किसी फिल्म अभिनेता या कैबिनेट मिनिस्ट्री की गाड़ी का नंबर तो नहीं निकल आया? या अभी तक ये नंबर भी किसी गाड़ी को नहीं मिला है? RLO 2124 किसी मिनिस्ट्री या एक्टर का नहीं, करमचंद के नाम के एक बेहद बदनाम आदमी की गाड़ी का नंबर है। करमचंद कौन है? कभी गुलनार का नाम सुना है? नाम तो सुना है, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है कि ये नाम मैंने कहाँ और किस सिलसिले में सुना है। गुलनार एक द्वितीय श्रेणी का होटल कम क्लब का नाम है, जो कि गैर कानूनी कामों के लिए बेहद बदनाम जगह है। जुए बाजे और शराबखोरी का अड्डा है। वह और बाजारू
औरतों वहाँ वह और बाजारू औरतों के जमघट लगे रहते हैं वहाँ। उसके अतिरिक्त वह कानून से भागे हुए लोगों के लिए शरण स्थल है, स्मगलिंग के माल और स्मगलरों का अड्डा है। लेकिन फिर भी हर काम इतने सलीके से होता है कि आज भी पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि गुल्लार में ऊंचे तबके के लोग भी आते हैं। ऊंची क्लबों के बेहद औपचारिक और आडंबरपूर्ण वातावरण से तंग आए लोगों को गुलनार से बारिश होकर स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। जो मनोरंजन उन्हें गुलनार की चरित्रहीन औरतों से प्राप्त होता है, वह उन्हें ऊंची क्लबों की शराफत और सभ्यता की नकाब चढ़ाए रखने वाली हाई सोसाइटी की चरित्रहीन औरतों से प्राप्त नहीं होता। गुलनार में ये सब तो हुआ, लेकिन करमचंद का इससे क्या संबंध है? करमचंद गुलनार का मालिक और संचालक है। सुनील चुप रहा। रमाकांत कुछ क्षण बाद सुनील बोला, ये हरिचंद मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा है। अगर चौधरी का इससे केवल इतना ही वास्ता था कि इसने मानवता के नाते हरिचंद का उपचार किए करवा दिया था, तो हरिचंद से इसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं होता था। तो मरने से पहले उसने मुझसे हरिचंद का जिक्र क्यों किया? पहले उसने मुझे ये बताया कि सुधा के लिए वो 20 लाख का माल छोड़कर मर रहा था। फिर उसने हरिचंद का नाम लिया। इससे तो यूं लगता था कि 20 लाख का माल हरिचंद के पास था या वह उसके विषय में जानता था। लेकिन वास्तविकता यह है कि हरिचंद विषय में पूर्ण अनिर्भरता प्रकट कर रहा है। आखिर चौधरी किस सिलसिले में हरिचंद का जिक्र करना चाहता था? संभव है वह चाहता हो कि उसके मरने के बाद हरिचंद को भी हर जाने के तौर पर कुछ और धन मिल जाए। शायद उसने सोचा हो कि वह मरने से पहले एक तो भला काम करके जाए। और फिर उसने हरिचंद को यह कहा था कि प्लास्टर खुलने की तारीख को वह फिर आएगा और उसके बिना हरिचंद को प्लास्टर खुलवाने नहीं जाना है। शायद वह हरिचंद तक यह सूचना भिजवाना चाहता हो कि वह मर गया था, और जाहिर है कि प्लास्टर खुलने की डेट को उसका आगमन असंभव है। ये कोई ठोस दलील नहीं है, लेकिन तर्कपूर्ण है, पर अकाट्य नहीं। रमाकांत चुप रहा। उसने सिगरेट के बचे हुए अंश से ही और सिगरेट सुलगा लिया। तुम एक काम और करो रमाकांत। कई क्षण चुप रहने के बाद सुनील बोला, क्या? तुम ये पता लगाने की चेष्टा करो कि सेठ गुजरमल की नीली अटैची में 20 लाख का माल किस रूम में था। क्या मतलब ये कि 20 लाख का माल नोटों की सूरत में था, या सोना था, या जेवरात थे, या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दुर्लभ या अमूल्य मानी जाने वाली वस्तु थी। ये कैसे पता लगेगा? सेठ के जिस 4 नौकरों ने बताया था कि सेठ अपने साथ 20 लाख का माल लेकर विशालगढ़ जा रहा था, शायद वे कुछ बता सके। और ये पता लगाने की कोशिश करो कि सेठ विशालगढ़ कहाँ और किन लोगों से मिलने जा रहा था। कोई ना कोई ज़रूर जानता होगा कि सेठ के 20 लाख के मूल्य का क्या था। एक बार माल का आकार प्रकार मालूम हो जाने के बाद उसे खोज निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा। अब चलो। रमाकांत ने जल्दी जल्दी सिगरेट के 5-6 लंबे लंबे कश लगाए और फिर सिगरेट को एस्ट्रे में डाल दिया। वह सुनील के साथ निकल आया। वह हाल में ही मेज की ओर बढ़े जहाँ सुधा को बैठी छोड़ गए थे। सुधा वहाँ नहीं थी। सुधा कहाँ गई? सुनील हैरानी से बोला। रमाकांत ने असमंजसपूर्ण ढंग से कंधे हिला दिए। सुनील की तीव्र नज़र हॉल में चारों ओर घूमने लगी। सुधा कहीं दिखाई नहीं दी। सुनील चिंतित हो उठा। उसी समय हाल के द्वार पर उसे सुधा दिखाई दी। वह सतर्क नज़र से आसपास देखती हुई उसी ओर बढ़ रही थी। सुनील पर नज़र पड़ते हुए क्षण भर के लिए ठिठकी और फिर आपार लापरवाही का प्रदर्शन करते हुए समीप आ गई। तुम बड़ी जल्दी लौट आए, वह समीप आकर बोली। तुम कहाँ गई थी? सुनील ने संदिग्ध स्वर में पूछा। यूं बाहर लॉन में चली गई थी। यहाँ दम घुट रहा था। मैंने समझा कि तुम काफ़ी देर से लौटोगे। जितना सुधा अपने स्वर में स्वाभाविकता उत्पन्न करने की चेष्टा कर रही थी, उतना ही अधिक ये प्रकट हो रहा था कि वह झूठ बोल रही है। अब क्या प्रोग्राम है? सुनील ने रमाकांत से पूछा। आज रात डिनर का लंबा चौड़ा इंतजाम है, रमाकांत बोला। लगभग 1 घंटे की देर है। आप तब तक डांस वगैरह में रुचि लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। रमाकांत वहाँ से हट गया।
डांस? सुनील ने सुधा से पूछा। वाई नॉट? सुधा मादक स्वर में बोली। अगले ही क्षण दोनों डांस फ्लोर पर नाचते हुए जोड़ों के बीच एक दूसरे की बाहों में बाहें फंसाए थिरक रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद जब रमाकांत वापस वहां लौटा, उस समय सुनील हाथ में सिगरेट ले और शैंपेन का एक गिलास सामने रख के मेज पर अकेले बैठा था। वह कहाँ गई? रमाकांत ने उसके समीप बैठते हुए पूछा। किसी और के साथ डांस कर रही है, सुनील ने उत्तर दिया। सुनील, रमाकांत धीमे स्वर में बोला। वह वास्तव में ये पता लगाने के लिए गया था कि सुधा कहाँ गई थी। पता लगा? हाँ, बाहर लॉन में नहीं गई थी। बाहर क्लब में मेन गेट पर बैठे दरबान ने उससे पूछा था कि आसपास कहीं पब्लिक टेलीफोन बूथ था। दरबान ने कहा था कि फ़ोन तो भीतर क्लब में भी था, लेकिन वह पब्लिक टेलीफोन के विषय में ही पूछती रही। पब्लिक टेलीफोन बगल के पेट्रोल पंप पर है। दरबान ने सुधा को उसका पता बता दिया। सुधा ने वहाँ से किसी को फ़ोन किया था, लेकिन उसने क्लब का फ़ोन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? शायद वह प्राइवेसी चाहती हो। क्लब के फ़ोन की कॉल तो पीबीएक्स बोर्ड से होकर जाती है और उसे ऑपरेटर भी सुन सकती है। सुनील, इतने चोरी छिपे किसे फ़ोन किया होगा उसने? क्या पता, सुनील बोला। उसी समय ऑर्केस्ट्रा बजना बंद हो गया। रमाकांत जल्दी से वहां से उठ गया। सुनील विचारपूर्ण मुद्रा बनाए सिगरेट के कश लेता रहा। आखिर सुधा उस पर भरोसा क्यों क्यों नहीं करती, वह सोच रहा था। जिस समय सुनील सुधा के पास वापस होटल में लौटा, उस समय 12 बजने को थे। मेरा सामान आ गया है, सुनील ने काउंटर पर पूछा। यस सर, क्लर्क बोला। फाइन। वह सुधा के साथ लिफ्ट में घुस गया। उसने चौथी मंजिल का बटन दबा दिया। सामान की क्या बात कर रहे थे तुम? सुधा ने पूछा। तुम्हारी बगल वाला कमरा मैंने ले लिया है, शायद तुम्हारी सुरक्षा के लिए अधिक उपयुक्त समझा मैंने। तुम मेरी सुरक्षा के लिए इतनी चिंतित क्यों हो? अगर मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए इतना चिंतित हूं तो तुम मेरी सुरक्षा के लिए इतनी चिंतित क्यों हो? अगर मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए इतना चिंतित हूँ तो इसमें कोई ऐतराज़ है तुम्हें? ऐतराज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या? सुधा चुप रही। लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुक गई। सुनील बाहर निकल आया। वे 422 के सामने आ पहुंचे। द्वार फिट हो चुका था। सुधा ने द्वार को चाबी लगाकर खोला और फिर भीतर घुस गई। सुनील बाहर कॉरिडोर में ही खड़ा रहा। भीतर नहीं आओगे? सुधा ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, सुनील अनिश्चित स्वर में बोला। जाता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। गुड नाइट। सुधा ने सुधा ने एक नज़र घड़ी पर डाली, फिर बोली, 12 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी हैं। कुछ क्षण और ठहरो, जाओ, फिर गुड मॉर्निंग का विश करके जाना। ऑल राइट, सुनील ने मुस्कुरा कर कहा। सुधा भी मुस्कुरा दी। अगला दिन शुरू होने से पहले तुम्हें एक बात कहूँ? कहो। मुझ पर भरोसा रखो। गुड मॉर्निंग। और सुनील ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने द्वार को खोला। भीतर घुसने से पहले उसने सुधा के कमरे की ओर झांका। सुधा अभी खड़ी थी। सुनील भीतर घुस गया और उसने जानबूझकर भड़ाक की आवाज़ के साथ द्वार बंद कर दिया। लगभग 10 मिनट के बाद उसे सुधा का द्वार बंद होने की आवाज़ आई। सुनील कई क्षण द्वार के पास खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आया। सुधा का द्वार बंद था, इसलिए बत्ती जल रही थी। सुनील वहीं खड़ा रहा। लगभग 10 मिनट बाद सुधा के कमरे की बत्ती बुझ गई। सुनील दबे पांव 427 नंबर कमरे के सामने आ पहुंचा। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। उसने धीरे से द्वार खटखटाया और प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। जीव जीवन, वह बोला। फिर भी उत्तर न मिलने पर सुनील ने द्वार की नोक पकड़ कर घुमाई और द्वार को भीतर को धकेला। द्वार खुल गया। तिवारी, मोहनलाल, सुनील ने फिर आवाज़ दी। कोई उत्तर नहीं मिला। सुनील क्षण पर हिचकिचाया और फिर कमरे में घुस गया। उसने बत्ती जलाई। कमरा खाली था। उसने देखा बाथरूम की बत्ती पहले से ही जल रही थी और द्वार आधा खुला था। वह लंबा डग भरते हुए बाथरूम के सामने पहुंचा और फिर द्वार को धकेलकर पूरा खोल दिया। लाश बाथ टब में पीठ
के बल पड़ी हुई थी। उसकी छाती में बाईं ओर दिल के पास मूठ तक एक छुरा घुसा हुआ था। रक्त लाश के चारों ओर बाटम में कालापन लिए हुए काले रंग की सूरत में भरा हुआ था। लगता था जैसे उसे मरे हुए काफी देर हो चुकी थी। उसकी छाती पर सुधा का हैंडबैग पड़ा था, जिसे कुछ घंटे पहले सुनील ने बाहर मीनार दीवार पर लगे पाइप के साथ लटका देखा था। लाश तिवारी की थी। सुनील ने जेब से रुमाल निकाला और द्वार पर उस स्थान पर फेर दिया जहां सुनील ने जेब से रुमाल निकाला और द्वार पर उस स्थान पर फेर दिया जहां उसने हाथ लगाया था और द्वार को फिर पहले की तरह भड़का दिया। फिर उसने उन सब स्थानों पर रुमाल फेरना आरंभ किया जहां जहां उसकी उंगलियों के निशान रह जाने की संभावना थी। उसने सावधानी से कमरे के बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। वह चुपचाप बाहर निकल आया। उसने द्वार बंद किया और फिर नॉब पर भी रुमाल फेर दिया। वह लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे की ओर चल दिया। सुधा कमरे के समीप पहुंचकर क्षण भर को रुक गया। उसने द्वार को धीरे से धक्का दिया। द्वार भीतर से बंद था। उसने पहले गली में बंधी रेशमी धागे की बनी हुई काली टाई का नीचे का कोना दांतों से दबाकर काट लिया। आगे का सिरा दिखाई देते उसने उसे खींचना आरंभ किया। टाई उधेड़ने लगी। कई गज धागा उधेड़ चुकने के बाद उसने धागे का एक सिरा सुधा की ओर द्वार की नोक के साथ बांध दिया। फिर धागे को वह अपने कमरे में ले आया। दूसरे सिरे को उसने अपने कमरे में पलंग के बगल में रखे मेज पर पड़े एक कप के हैंडल पर बांध दिया। अब धागा सुधा के द्वार की नोक और सुनील के कमरे में रखे कप के बीच में तना हुआ था। फिर सुनील ने कपड़े बदले और बिस्तर में घुस गया। वह अपने इंतजाम से संतुष्ट था। वह इंतजाम उसने इसलिए किया था कि अगर रात को सुधा अपने कमरे से बाहर निकलने की चेष्टा करती तो उसे पता लग जाता। सुधा ने द्वार खोलने का उपक्रम करता हुआ धागा खींचता और धागा के दूसरे सिरे पर बंधा कप फर्श पर गिरकर टूटने का धमाका सुनील की नींद खोलने के लिए पर्याप्त होता। सुधा ने कमरे की बत्ती बुझा दी थी और वह द्वार के दूसरी ओर सटकर खड़ी थी। उसकी आंख द्वार के पल्लों के बीच उत्पन्न पतली सी झिरी पर लगी हुई थी। कुछ ही देर बाद उसने सुनील के द्वार के सामने से गुजरता दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद वह सुधा सांस रोके चुपचाप खड़ी रही। लगभग 5 मिनट बाद उसे गलियारे में फिर दबी कदमों की आवाज सुनाई दी। सुधा सतर्क हुए। उसने झिरी में से देखा। सुनील उसके द्वार के सामने आकर खड़ा हो गया। सुनील ने धीरे से द्वार को दूसरी ओर धकेला और सुधा सतर्क हुए। फिर सुनील ने एक धागा द्वार की नोक के साथ बांधा और उसके साथ वह सुधा को दिखाई देना बंद हो गया। सुधा कुछ क्षण हुई खड़ी रही और फिर वहां से हट गई। पहले उसने कमरे में रखे फोन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। कर्नल पिंगले ने उसे विशेष रूप से कहा था कि उसने कर्नल को कभी किसी ऐसे टेलीफोन से कॉल नहीं करना चाहिए जिसके कॉल बोर्ड से होकर जाती हो। सुधा एक कुर्सी पर बैठ गई। आधे घंटे के बाद वह उठी और द्वार के पास जा पहुंची। फिर उसने झटके से द्वार खोल दिया और एकदम लिफ्ट की ओर भागी। लिफ्ट के घुसने से पहले उसने घूमकर देखा सुनील के कमरे की बत्ती जल गई थी। वह झपट कर लिफ्ट में घुस गई और उसने ग्राउंड फ्लोर के बटन पर उंगली रख दी। लिफ्ट के मोशन आते उसे भड़क से द्वार खुलने की और फिर किसी के गलियारे में भागने की आवाज आई। लिफ्ट रुकते हुए झपट कर बाहर निकली और मुख्य द्वार की ओर भागी। वह तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। बाहर एक के पीछे एक 3 टैक्सियां खड़ी थी। सबसे पहले टैक्सी में सीट पर ड्राइवर बैठा था। सुधा ने तेजी से अपने पर्स में से एक नोट निकाला और टैक्सी ड्राइवर के हाथ में ठूसते हुए तेजी से बोली, गाड़ी चलाओ जल्दी जल्दी। आप बैठिए तो सही। ड्राइवर हड़बड़ा कर बोला, मैंने नहीं जाना है।
तुम जल्दी भागो, जल्दी करो। मैं मैंने कहीं जाना है, जल्दी तुम जल्दी भागो, जल्दी करो। हड़बड़ाहट में बिना कुछ समझे बूझे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसे ड्राइव करते उसे मेन रोड की ओर चल दिया। नहीं, कुछ गलत पढ़ दिया। इस पे लिखा है, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जल्दी भागो, जल्दी करो। हड़बड़ाहट में बिना कुछ समझे बूझे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे ड्राइव करते हुए मेन रोड की ओर चल दिया। सुधा झपट कर टैक्सियों के पीछे छुप कर बैठ गई। उसी समय उसे होटल के मुख्य द्वार में से भागकर निकलता हुआ सुनील दिखाई दिया। उसने एक टैक्सी को तेजी से कंपाउंड से बाहर निकलते देखा तो वो झपट कर उसने सामने खड़ी टैक्सी के पास पहुंचा। फुटपाथ पर बैठे ड्राइवर उसकी ओर बढ़ा। जल्दी करो महाराज। सुनील झपट कर पिछली सीट का द्वार खोलकर भीतर बैठता हुआ बोला, उस टैक्सी का पीछा करो। ड्राइवर फुर्ती से टैक्सी में बैठा। अगले ही क्षण वह टैक्सी भी पहले टैक्सी के पीछे कंपाउंड से बाहर निकल गई। सुधा की जान में जान आई। उसने एक छुटकारे से पीछे निश्वास लिया और खंबे के पीछे से बाहर निकल आई। वो पैदल ही चलते हुए कंपाउंड से बाहर निकल गई और मेन रोड की ओर बढ़ी। एक स्थान पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया। वो बूथ में घुस गई। उसने अपने पर्स में से सिक्के निकालकर हाथ में थामे और फिर रिसीवर को हुक पर उठाकर एक नंबर डायल किया। दूसरी ओर कितनी घंटी बजती रही। कितनी देर बाद किसी ने दूसरी ओर से रिसीवर उठाया। फिर एक नींद में डूबा सुनाई दिया, बोलो। हेलो। सुधा ने जल्दी सिक्के डाले और हबड़ा कर बोली, हेलो हेलो। यस। दूसरी ओर से कोई कड़वे स्वर में बोला, मैं कर्नल पिंगले से बात करना चाहती हूँ। वह बोली, आप कौन बोल रही हैं? दूसरी ओर से आने वाली आवाज़ में एकदम सतर्कता आ गई। मैं सुधा हूँ। ओह सुधा, मिसेस चौधरी, मैं पिंगले ही बोल रहा हूँ। नींद में एकदम जागने के कारण आवाज़ नहीं पहचान सका था मैंने आपको पहले भी फ़ोन किया था। अच्छा, जी हाँ, लेकिन हर बार लाइन बिजी मिली थी। बात क्या हो गई है? क्या तुम्हें माल का पता लग गया है? जी नहीं, लेकिन ओह। दूसरी ओर से आने वाले स्वर में निराशा झलक उठी। लेकिन यहाँ इस होटल में मैं स्वयं को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। कई क्षण दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इस समय तुम कहाँ हो? फिर दूसरी ओर से आवाज़ आई, सिस होटल के पास। तुम ऐसा करो सुधा, तुम एक टैक्सी लो और रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाओ। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करना। लेकिन रेलवे स्टेशन तो यहाँ से कम 10 मील दूर है। कर्नल साहब, दूर तो है, लेकिन इतनी रात के बाद वही जगह जहाँ इंसान घूमता हुआ संदिग्ध नहीं लगता। क्या कोई रेस्टोरेंट क्लब नहीं है जो रात भर खुला रहता हो? है। दूसरी ओर से आवाज़ है, अच्छा है, तुमने याद दिला दिया। तुम्हारे होटल के पास थोड़ी दूर बी क्लास क्लब है, गुलनार। वह रात को 3 साढ़े 3 बजे तक खुला रहता है। तुम वहाँ निधड़क भीतर चली जाना। इतनी रात के गुलनार में महिलाओं का जाना हैरानी की नज़र से नहीं देखा जाता। ओके। सुधा ने रिसीवर रख दिया। उसने एक टैक्सी ली और गुलनार पहुंच गई। कर्नल गेट पर खड़ा था। सुधा ने टैक्सी के पैसे चुकाए और कर्नल के पास खड़ी हुई। भीतर चलो, हम कर्नल बोला। सुधा उनके साथ भीतर चल दी। वे सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचे। वहाँ गैलरी के साथ साथ कई केबिन बने हुए थे। वे एक केबिन में घुस गए। बैठो, कर्नल ने जमाई लेते हुए उस कमरे हुए कुर्सी को संकेत किया। सुधा चुपचाप बैठ गई। अब बताओ, तुम क्यों असुरक्षित महसूस कर रही हो स्वयं को? कर्नल ने खड़े खड़े पूछा। कर्नल साहब, मुझे अपने पति के साथियों से भी अधिक डर सुनील से लगने लगा है। क्यों? मैंने उसे जीवन वगैरह से बात करते सुना था। सुनील भी उस धन के कारण ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब उसने जीवन वगैरह से ये समझौता कर लिया कि मैं उसे धन प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयत्न करेंगे और धन की प्राप्ति होने के बाद हम तीनों बराबर भागों में बांट देंगे। 3 क्यों? पिंगले हैरानी से बोला। सुनील को मिलाकर तो वे 4 ही हो जाएंगे। जीवन वगैरह तिवारी के विरुद्ध हो गए और अब उसे धक्का देने की फिराक में है। और ये कर्नल साहब की सुनील साय की तरह मेरे पीछे लगा हुआ है। वह एक क्षण के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ता। अब भी मैं बड़ी मुश्किल से उसे धोखा देकर उससे पीछे छोड़ा पाई हूँ।
उसे पता है कि इतनी रात क्या तुम होटल से बाहर निकली हो? हाँ। पिघले चिंतित दिखाई देने लगा। कर्नल साहब, सुधा भयपूर्ण स्वर में बोली, अभी तक तो वह मुझसे बड़ी ईमानदारी से पेश आता रहा है, लेकिन अब मुझे उससे अधिक डर उसी से लगने लगा है। कर्नल ने अपनी जेब से एक छोटी सी रिवॉल्वर निकाली और उसे सुधा की ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे रख लो। रिवॉल्वर? हाँ। अगर सुनील चौधरी का कोई साथी तुम्हें टॉर्चर करने की चेष्टा करे तो बेहिचक शूट कर देना उसे। आत्मरक्षा के, की, के लिए की, के लिए किसी की हत्या कर देना अपराध नहीं होता है। सुधा ने कांपते हुए हाथों से रिवॉल्वर लेकर पर्स में रख ली। मैं भी अधिक से अधिक 36 घंटे की प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद माल मिले या न मिले, हम सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर मैंने फिर आपसे मिलना हो तो कहाँ जाऊँ? सुधा ने पूछा। तुम फ़ोन पर इस संबंध स्थापित करना, बाद में समय तुम्हें मिलने का स्थान बता दूंगा। लेकिन ये नंबर जो आपने मुझे दिया कहाँ है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये सीक्रेट नंबर है और टेलीफोन डायरेक्टरी में भी नहीं है। सुधा चुप रही। चलें? कर्नल बोला। कर्नल साहब, मेरे से गलती हो गई। क्या मैंने अपने फ्लैट की चाबी सुनील को दे दी है? कर्नल एकदम चौंक पड़ा। क्यों? क्यों दी तुमने? मैं सुधा सहम कर बोली। वह उस समय मुझे उसकी असलियत मालूम नहीं थी। उस समय मैं समझ रही थी मेरे वह केवल मेरे आकर्षण के प्रभावित होकर मेरी सहायता कर रहा था। बहुत बुरा किया तुमने, कर्नल बड़बड़ाया। सुधा फिर सिर झुकाए बैठी रही। चलो। कुछ देर बाद कर्नल बोला। सुधा उठ खड़ी हुई। वे क्लब से बाहर निकल आए। कर्नल ने एक टैक्सी को संकेत किया। टैक्सी उनकी बगल में आ खड़ी हुई। कर्नल सुधा के लिए टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलता हुआ बोला, जो हो चुका है उसे गोली मारो। आगे आगे के लिए सतर्क रहो और इस समय तुम्हारे पर्स में है, उसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाना नहीं। सुधा ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया और टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी चल पड़ी। स्विस होटल। टैक्सी के मेन रोड पर आते ही सुधा बोली और उसने अपना सिर सीट के साथ टिकाकर आंखें मूंद ली। टैक्सी एक झटके के साथ रुकी तो उसने आंखें खोली। टैक्सी होटल की लॉबी में खड़ी थी। सुधा टैक्सी से बाहर निकल आई। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और सीढ़ियों की तरफ घूम पड़ी। फिर वो एकदम ठिठक गई। सामने सुनील खड़ा था। बड़ी लापरवाही से पर्स झुलाते हुए सुनील के पास आ खड़ी हुई। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? उसने मधुर स्वर में पूछा। उत्तर के स्थान पर सुनील ने हौले से उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे लिफ्ट की ओर ले चला। चौथे मंजिल पर सुनील लिफ्ट से बाहर निकल आया और फिर सुधा के गलियारों से होता हुआ उसके कमरे में सामने आ खड़ा हुआ। जिस जिस होशियारी से तुमने मुझे खाली टैक्सी के पीछे भगा दिया था, उसके लिए बधाई देता हूँ तुम्हें, सुनील बोला और फिर उसने वहीं खड़ी वहीं खड़ी छोड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुधा सुनील को जाता देखती रही। सुनील ने भड़ाक से द्वार बंद कर कर देने के बाद भी वह खड़ी रही। उसका मकसद कई बहाने सोच चुका था, लेकिन सुनील ने उससे पूछा ही नहीं था कि वह रात को सुनील का पीछे छुड़ाकर कहाँ गई थी। सुधा भारी मन से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर घुस गई। चैप्टर 3।